गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले क्लियर कीजिएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम सिरसा जिला लेके चल रहे थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो पिछली दो क्लासेस में सिरसा जिले के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई होगी, उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी और आप लोगों के दिमाग में भी वो सारी की सारी बातें बैठ चुकी होंगी, जो आगामी सभी एचएसएससी और एचपीएससी की परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा और सेशन को शेयर करके आइएगा। उसके बाद आज मेरे प्यारे बच्चों सिरसा जिले को कंप्लीट करेंगे। सिरसा जिले में अभी तक हमारी दो ही बातें बचती हैं। एक तो सिरसा जिले के अंदर बच्चों व्यक्तित्व और साथ के साथ सिरसा जिले से संबंधित और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जहां पर सिरसा बाकी जिलों से अलग है, और सिरसा के वो महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिरसा जिले के महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करवा रहा हूं और उसके बाद हम सिरसा के अंदर पैदा हुई महान शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे महान व्यक्तित्व। तो सिरसा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे सबसे पहले। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? सिरसा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा ये क्या है? जिला है। पहले भिवानी सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के अंदर 22वें जिले के रूप में जब चरखी दादरी आया, तो ये चरखी दादरी जिला भिवानी जिले से ही अलग करके बनाया गया। तो भिवानी का एरिया प्यारे बच्चों अब कम हो चुका है। सिरसा सबसे ज्यादा एरिया वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और सिरसा के बाद नाम आता है हिसार का, जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है अपने हरियाणा के अंदर अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा क्या है? हमारा जिला है सिरसा। और वर्तमान में इसके पास जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 4277 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। बच्चों क्षेत्रफल बहुत है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। अच्छी का मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी पॉपुलेशन हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखते हैं, खासतौर पे फरीदाबाद के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, हिसार के अंदर, करनाल के अंदर, भिवानी के अंदर। तो बच्चों क्षेत्रफल बहुत अच्छा खासा है इसके पास, जनसंख्या यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है। तो जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी, वहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या नजर आएगी? कम नजर आएगी। तो 2011 की जनगणना के आधार पर आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी रहा था। 2011 की जनगणना को आधार मान के ही मेरे बच्चों आपको ये बात बोलनी है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्यारे बच्चों ये हमारा जिला रहा था। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर दर्ज किया गया था, वो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। यदि हम सिरसा की बात करें तो फल और सब्जी के उत्पादन में सिरसा जिले का रैंक हरियाणा में सबसे ऊपर आता है। तो फल व सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे बच्चों सिरसा जिला ही करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फल व सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? सिरसा जिला करता है। यहीं पर वर्ष 2013 के अंदर बच्चों एक केंद्र स्थापित किया गया, जिसे हम क्या बोलेंगे? फल उत्कृष्टता केंद्र बोलेंगे। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक यहाँ पर सेंटर स्थापित किया गया। इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर? सेंटर
ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यहाँ पर फल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया था। बात करें प्यारे बच्चों ये कौन से गांव में स्थापित किया गया था, तो आपको बोलना है कि सर ये सिरसा जिले के मांगेआना नामक गांव के अंदर स्थापित किया गया था। मांगेआना गांव, जिसे आप मंजियाना भी बोल देते हैं, मंगियाना भी बोल देते हैं, ये मांगेआना गांव है सिरसा जिले का। और इसी मांगेआना गांव के अंदर वर्ष 2013 में मेरे बच्चों 9.70 करोड़ रुपए की लागत से 9.70 करोड़ रुपए की लागत से ये फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सेंटर स्थापित किया गया था। की लागत से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस देश के सहयोग से, मेरे बच्चों जिस देश ने सहयोग किया था वो देश है इजराइल। इजराइल देश के सहयोग से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मांगेआना गांव सिरसा के अंदर स्थापित किया गया था। तो इजराइल के सहयोग से, और इजराइल के सहयोग से जितने भी खेती के क्षेत्र में काम होंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे कहलाते हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया और इजराइल इन दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था वर्ष 2006 के अंदर। और इंडो इजराइल प्यारे बच्चों ये 2006 के अंदर जब एग्रीमेंट हुआ था, द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उसी के तहत फिर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों कहीं पर फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, कहीं पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थापित किया गया, कहीं पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया, कहीं पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बच्चों स्थापित किया गया था, ठीक है। बिल्कुल सारी की सारी बातें करेंगे मेरे भाई, ठीक है, सारी की सारी बातें करेंगे। और आपको जितनी भी बातें सिरसा के बारे में पता है जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर आप छापते रहिएगा, ठीक है। जितनी बातें आपको सिरसा के बारे में पता है वो सारी की सारी आप छापते रहिएगा, और जो आपको ना पता हो प्यारे बच्चों वो मैं छापता रहूंगा। और आपको ध्यान रखना है ये कितने करोड़ रुपए की लागत से, 9.70 करोड़ रुपए की लागत से। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, 2013 के अंदर हरियाणा के सीएम थे मेरे बच्चों कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2013 के अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वर्तमान में विपक्ष के नेता है मेरे प्यारे बच्चों 14वीं विधानसभा के अंदर। और 14वीं विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले विधायक भी कौन से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिन्होंने अपने विपक्षी को 58,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराने का क्या किया था, काम किया था, ठीक है। चलेगा। और हम बात करेंगे मेरे बच्चों कपास, गेहूं और आंवले के उत्पादन में भी सिरसा सबसे पहले नंबर पे आता है। तो कपास, गेहूं व आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला ये हमारा क्या है बच्चों, जिला है। तो ध्यान रखना है कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा जिला करता है, गेहूं का भी सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिला करता है, आंवले का भी सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिला ही करता है। अब हम बात करेंगे यहीं पर मेरे बच्चों एक क्या है हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। अब सेंटर का प्रोजेक्ट है तो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा आपसे कि हरियाणा के कौन से शहर के अंदर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगी मेरे बच्चों, सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर, CCRC। आपसे पूछेगा किसको दर्शाता है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर। मेरे बच्चों ये कहां पर है सर, ये भी हमारा सिरसा में है,
केंद्रीय जो कपास अनुसंधान केंद्र है मेरे बच्चों, ये भारत के अंदर दो जगह पे है, एक नागपुर के अंदर और एक अपने हरियाणा के सिरसा में। आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों सेंटर के प्रोजेक्ट हैं। एक नागपुर के अंदर, नागपुर वाला अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट अपने लिए हरियाणा के सिरसा वाला होगा। कौन सा होगा? सिरसा वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कपास उत्पादन के क्षेत्र में अपना हरियाणा मेरे बच्चों भारत के अंदर कौन से नंबर का राज्य बन चुका है? और चौथा सबसे बड़ा मेरे बच्चों कपास उत्पादक राज्य बन चुका है अपना हरियाणा भारत के अंदर। यह भी आपको ध्यान रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए। चलेगा, इसके बाद हम बात करते हैं तो सिरसा जो है सबसे कम वर्षा के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा होती है मेरे बच्चों वो सिरसा में होती है। सिरसा के साथ साथ महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये भी ऐसे क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में सिरसा दे रखा है तो सबसे कम वर्षा वाला जो आपसे जिला पूछे तो आपको सबसे पहले आंसर देना है सिरसा। तो प्रदेश में सबसे कम बच्चों वर्षा वाला क्या है? जिला है। सिरसा के अलावा आपको महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के कौन से जिले में होती है प्रेजेंट में? सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है हमारा वर्तमान में अंबाला जिला। कौन सा जिला? अंबाला। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सबसे कम वर्षा होती है सिरसा के अंदर, लेकिन यहाँ पर कपास, गेहूं, आंवला, फल, सब्जी, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा कैसे होता होगा? क्योंकि यदि ये फसल और सब्जियां और फल उत्पादित किए जाते होंगे तो पानी की आवश्यकता होगी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपका सोचना बहुत जायज है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो खेती बाड़ी है वो निर्भर है किसके ऊपर? नहरों के जल के ऊपर। और नहरों के जल के माध्यम से सिंचाई करने के मामले में बच्चों सबसे ऊपर जो जिला आता है वो हमारा सिरसा ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में नहरों के माध्यम से सिंचाई सबसे ज्यादा बच्चों इसी जिले में होती है। तो ध्यान रखेंगे, नहरों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है वो सिरसा जिला है। और इसीलिए यहां पर फल और सब्जी का उत्पादन ज्यादा होता है। वर्षा कम होते हुए भी कपास, गेहूं और आंवले का उत्पादन भी बड़े स्तर पर अपने हरियाणा के सिरसा में बच्चों किया जाता है। हम बात करें तो अपने हरियाणा प्रदेश का जो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, प्रदेश का जो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है मेरे बच्चों, या हम बोल सकते हैं कि अपने हरियाणा का सबसे नीचा क्षेत्र, कम ऊंचाई का मतलब नीचा ही तो होगा। प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भी कहां पर है? सिरसा में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बच्चों आप हरियाणा की ज्योग्राफी में एक बात पढ़ते होंगे, अनकाई दलदल। क्या पढ़ते होंगे? अनकाई दलदल कौन से जिले में स्थित है? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि दलदल कहां बनेगा? आप बोलोगे कि सर जहां पानी खड़ा होगा, पानी रुकेगा, उसी क्षेत्र में दलदल बनने के आसार ज्यादा होंगे। अब पानी किस क्षेत्र में रुकेगा? जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से क्या पड़ता होगा? नीचा पड़ता होगा। तो सिरसा जिले के अंदर नाथुश्री चोपटा वाला जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र बताया जाता है जो हरियाणा के अंदर सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बताया जाता है कि गग्गर नदी जब बारहमासी नदी होती थी और गग्गर नदी इसी सिरसा से बहती हुई राजस्थान के बटनेर होते हुए हनुमानगढ़ की तरफ जाती थी, और हनुमानगढ़ के बाद बच्चों ये पाकिस्तान के अंदर भी चली जाती थी, और पाकिस्तान में बहते हुए ये लास्ट में अपना पानी अरब सागर में गिराने का काम करती थी। पाकिस्तान के लोग इसे नारा नदी के नाम से पुकारते थे। ये सिरसा हमारा गग्गर नदी के किनारे ही बसा होता था, और जब भी सिरसा के अंदर बाढ़ आती थी बच्चों गग्गर नदी ही जिम्मेदार होती थी। तो बताया जाता है कि गग्गर नदी के अंदर पहले जब बाढ़ आती थी तो गग्गर नदी का ये पानी निकलकर नाथुश्री चोपटा वाले क्षेत्र में भर जाता था, और नाथुश्री वाला जो क्षेत्र है वो आसपास के क्षेत्र से प्यारे बच्चों क्या पड़ता है? नीचा पड़ता है। तो यहां पर गग्गर नदी का पानी घुस तो
जाता था, निकासी का कोई प्रबंध नहीं था, निकासी हो नहीं पाती थी तो पानी वहां पड़े पड़े रह के क्या बना डालेगा, दलदल बना डालेगा। इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं अनकाई दलदल। अब आपसे पेपर में एग्जामिनर कभी अनकाई दलदल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बच्चे रट चुके हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी और लैंग्वेज बदल के आपसे पूछेगा कि हरियाणा प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन से जिले में है। तो जहां दलदल बनेगा बच्चों वो नीचा ही क्षेत्र होगा, ठीक है। पर्वतों के ऊपर कभी आपने दलदल नहीं सुने होंगे, क्यों? क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो फिर दलदल कहां बनेगा? समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनता है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नीचे होते हैं। सागर महासागर खाड़ियों के साथ लगती जमीन के ऊपर दलदल बनने के ज्यादा आसार होते हैं, क्योंकि सागर महासागर खाड़ी जो है वो मेरे बच्चों जमीनी भाग से क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। तो बात एक ही होगी, अनकाई दलदल ना पूछ के अब आपसे आगे एग्जामिनर ये पूछेगा सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कहां है, आपको बोलना है सिरसा के अंदर। और बच्चों आपसे पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बोलना है समुद्र तल से, हाँ समुद्र तल से 200 मीटर से भी प्यारे बच्चों इस क्षेत्र की ऊंचाई कम है, ठीक है। 200 मीटर से भी कम ऊंचाई वाला ये क्षेत्र है। हरियाणा की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है, तो हरियाणा की औसत ऊंचाई से भी ये नीचा पड़ता है मेरे बच्चों, तो ये एवरेज वाली हाइट में भी नहीं आता है। तो ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्या होगा, क्षेत्र होगा। इसीलिए यहां क्या बनता था, पहले दलदल बनता था। आज कोई दलदल सिरसा में नजर नहीं आएगा, सिरसा बेचारा वैसे ही वर्षा को तड़पता है, ठीक है। तो सिरसा में आज दलदल नहीं बनता है, लेकिन पहले घग्गर नदी के अंदर जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी मेरे बच्चों इसके अंदर चला जाया करता था, ठीक है। तो चीजों को समझना है आपको, रटना नहीं है, ठीक है। चलेगा, बहुत अच्छे। इससे आगे हम बढ़ेंगे, इतना सा नोट करो जल्दी से बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिरसा जिले को लेकर। और साथ के साथ यदि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप शेयर भी जरूर करके आइएगा सेशन को, ठीक है। बिल्कुल, हरियाणा हरियाणा जीके को लेकर बच्चों अपना ये जो चैनल है बिल्कुल एक नया चैनल है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, और धीरे धीरे बच्चे जब जुड़ते चले जाएंगे तो प्यारे बच्चों और बातें मेरे मुंह से निकलती जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वक्ता को श्रोता चाहिए, और मेरे प्यारे बच्चों आज के टाइम श्रोता तो बिल्कुल बचे ही नहीं है, सारे के सारे वक्ता ही हैं, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा यूट्यूब वक्ताओं का भरा पड़ा है, और श्रोताओं की संख्या डे बाई डे घटती जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको उन श्रोताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हरियाणा सरकार ने एक कसम खाई थी कि हरियाणा को वर्ष 2017 तक हमें खुले में शौच मुक्त करना है। हरियाणा सरकार ने कसम खाई थी कि पूरे हरियाणा को हम वर्ष 2017 तक क्या कर देंगे, खुले में शौच मुक्त कर देंगे। और इसी मुहिम का सबसे पहला परिणाम सरकार को देखने को मिला था सिरसा जिले के अंदर। कहां पर? सिरसा जिले के अंदर। और सिरसा जिला और पंचकुला जिला ये ऐसे दो जिले थे जो हरियाणा में सबसे पहले शौच मुक्त मेरे बच्चों घोषित किए गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रदेश का प्रथम शौच मुक्त जिला था। प्रदेश का प्रथम खुले में शौच मुक्त बच्चों जिला घोषित किया गया था, ठीक है। और किया कब गया था ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये वर्ष 2016 के अंदर मेरे बच्चों खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है। हरियाणा सरकार का जो प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश को वर्ष 2017 तक खुले में शौच मुक्त
घोषित करने का लक्ष्य रखा गया था बच्चों। जब इसे खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया था तो बच्चों इस जिले को हरियाणा सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। कितने लाख रुपए की? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए सिरसा जिले को मिले थे। और सिरसा जिले के अंतर्गत मेरे बच्चों 7 ब्लॉक आते हैं। सिरसा के अंदर ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 7। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? खंड होता है। ठीक है, तो बच्चों इन 7 खंडों को, 7 ब्लॉकों को 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी गई थी। सिरसा जिले के अंतर्गत बच्चों जब पूरा जिला खुले में शौच मुक्त घोषित होगा तो जिले के अंतर्गत आने वाली सारी की सारे गांव, या हम बात करें ब्लॉक, या हम बात करें तहसील, या बात करें उप तहसील, ठीक है, वो सारे के सारे ही तो खुले में शौच मुक्त होंगे, तभी तो वो खुले में शौच मुक्त जिला घोषित होगा। बच्चों इस सिरसा जिले के अंतर्गत आने वाले 338 गांव, इन 338 गांवों को भी सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि बच्चों इसके लिए दी गई थी। ठीक है, खुले में शौच मुक्त को हम क्या बोल सकते हैं? ओडीएफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओडीएफ फ्री डिस्ट्रिक्ट। यहां तक बातें कवर हुई? बिल्कुल कवर हुई। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा सा कट रहा होगा अपना जो कंटेंट है, इसको मैं आप लोगों तक चलेगा बच्चों, अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा, ये प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला था, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा के अंदर पहला खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा था? वो भी सिरसा जिले का ही गांव था। तो प्रदेश का प्रथम खुले में शौच मुक्त गांव मेरे बच्चों वो गांव था चकजालू। डबवाली तहसील का ये गांव है चकजालू, जिसे सबसे पहले खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको करो जल्दी से नोट, फिर बढ़ेंगे मेरे बच्चों आगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र सिंह, बहुत जल्दी ग्राम सचिव की धाराएं भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी आपको डेली क्लास मिला करेगी, और आगे वहाँ पर भी आपको डेली क्लास प्यारे बच्चों में एक देने की कोशिश किया करूँगा। जो 60 दिन का अपना प्रोसेस हरियाणा पुलिस को लेकर, अब 60 दिन कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। मेरे बच्चों प्रदेश का जो प्रथम कैशलेस गांव है प्रदेश का जो प्रथम कैशलेस गांव है वो कौन सा गांव? वो नीलांवली गांव बना था मेरे बच्चों। और नीलांवली जो गांव है ये भी सिरसा जिले का ही गांव है। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई थी जब नोटबंदी हुई थी देश के अंदर, और यह नीलांवली गांव जहां पर हर घर के अंदर एक मोबाइल था, उस मोबाइल के अंदर प्यारे बच्चों लोगों ने अपना ट्रांजैक्शन करने का काम किया था। जब बैंकों में भीड़ लगी होती थी, ये आराम से अपने घर से ही सारी की सारी ट्रांजैक्शन कर लिया करते थे, और ये प्रदेश का पहला कैशलेस गांव बना था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की। प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी, मनरेगा की फुल फॉर्म होगी। पहले नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी नाम इसके साथ जोड़ा गया था। प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत भी बच्चों हुई थी महेंद्रगढ़ और सिरसा के अंदर। तो हम सिरसा पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा की जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में सबसे पहले सिरसा,
सिरसा के साथ साथ महेंद्रगढ़ में। और ये शुरुआत हुई थी कब? वर्ष 2006 के अंदर। अप्रैल 2008 में ये हरियाणा के सभी जिलों के अंदर मनरेगा क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। बच्चों, प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवंश यानी कि गायों की संख्या, और गायें कहां रहेंगी? गौशालाओं में रहेंगी। और गौशालाओं की संख्या, ठीक है। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवंश व गौशालाओं की संख्या वाला जिला भी आपका कौन सा है मेरे बच्चों? सर सिरसा है। यदि हम बात करें कि सिरसा जिले के अंदर कितनी गौशालाएं हैं, तो पंजीकृत गौशालाओं की मैं बात करूंगा बच्चों, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, सरकार के आंकड़े में है बच्चों, उनकी संख्या यहां पर 128 है। 128 है आज के समय सिरसा के अंदर गौशालाओं की संख्या। जो सरकार के गौ सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाली गौशालाओं की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों बिना रजिस्टर्ड वाली गौशालाएं ऐड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोगों की संख्या भी कौन से जिले में है? सिरसा में। प्रदेश में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, सिख धर्म के लोगों की संख्या वाला ये क्या है आपका? मेरे बच्चों जिला है, ठीक है। ये पहले पेपर में आपसे पूछा भी जा चुका है कि सिख धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है? आपको बोलना है सिरसा जिले के अंदर है, ठीक है। बस एक दो बात और बता देता हूं कि विश्व में एक दिन में सबसे ज्यादा रक्तदान करने का जो रिकॉर्ड है, वो मेरे बच्चों सिरसा जिले के नाम ही है ना, बिल्कुल। और ये काम किया होगा किसने? डेरा ने, ध्यान रखेंगे ना। डेरा कौन सा डेरा है? यहाँ डेरा सच्चा सौदा है मेरे बच्चों। और डेरा सच्चा सौदा जो आश्रम है, इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रखना है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम की जो स्थापना है वो 1948 के अंदर शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। 1948 के अंदर शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शाह सतनाम जी इसके दूसरे संत थे और गुरमीत सिंह इसके तीसरे संत बच्चों, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड सिरसा के पास है। और ये सिरसा ने कोई एक बार नहीं काम करके दिखाया, ये मेरे बच्चों 4 बार काम करके दिखाया है। सबसे पहले ये सिरसा ने जो अपना नाम दर्ज करवाया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, वो वर्ष 2003 के अंदर, वर्ष 2003 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था, जहां पर बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत यूनिट के अंदर ब्लड को कलेक्ट किया गया था। और अब तक का ये सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर रक्तदान और रक्त इकट्ठा करने का रिकॉर्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने साल भी आप लोगों को बता दिया है। किताबों के अंदर आपको प्यारे बच्चों इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी आपको यहां मिलेगी, ध्यान रखेंगे ना। किताबें आप लोग पढ़ते होंगे और आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा कि हम किस लेवल के हरियाणा जीके तैयार कर रहे हैं। हम उस लेवल के हरियाणा जीके तैयार कर रहे हैं कि सामने वाला किसी भी लेवल का क्वेश्चन डाल दे तो बच्चों अपने पसीने नहीं आने चाहिए गोले भरते हुए, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां तक बातें कवर हुई। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें सिरसा जिले के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, महान व्यक्तित्व की बात करेंगे कि कौन कौन से महान व्यक्तित्व प्यारे बच्चों यहां से आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, लास्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपना सिरसा जिला मेरे बच्चों होगा कंप्लीट। महान व्यक्तित्व में
बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं उस व्यक्तित्व की जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और वो हमारी बेटी है सविता पुनिया। आज सविता पुनिया मेरे बच्चों, है ना। सविता पुनिया का जो जिक्र है वो पूरे भारत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर प्यारे बच्चों सविता पुनिया ने कई गोल होने से बचाए, जिसके चलते प्यारे बच्चों हमने सेमीफाइनल खेला। क्या खेला? सेमीफाइनल भी खेला। ध्यान रखेंगे ना? ठीक है, बहुत अच्छे। बात कर लेते हैं सविता पुनिया के बारे में। तो इनका जन्म बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो 11 जुलाई 1990 को हुआ था। 11 जुलाई 1990 को इनका जो जन्म हुआ था वो जोध का गांव के अंदर हुआ। और जोध का जो गांव है मेरे बच्चों वो सिरसा जिले का गांव है। ठीक है, इन्होंने जो ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया था जो हॉकी का, ये प्रेरित तो हुई थी अपने दादाजी से। ठीक है, हॉकी खेलने के लिए इनको प्रेरणा मिली अपने दादाजी से। और उसके बाद प्यारे बच्चों इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया वो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण इसे हम हिंदी में बोलेंगे, साई हिसार से प्यारे बच्चों इसने सबसे पहले क्या लिया था? प्रशिक्षण लिया था। ध्यान रखेंगे ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खेल प्राधिकरण इसे बोलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 2015 में बलजीत सिंह बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, वर्ष 2018 के अंदर, वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन पुरस्कार से इन्हें क्या है? सम्मानित किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सविता पुनिया को वर्ष 2018 के अंदर ही सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया गया था। सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत की धरती से नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। गिरते लिंगानुपात में प्यारे बच्चों सुधार करने के उद्देश्य से, बेटा और बेटी में बच्चों जो भेदभाव है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ये मुहिम जो है शुरू की गई थी पूरे भारत के अंदर। और नरेंद्र मोदी ने पानीपत से प्यारे बच्चों ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। तो सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि सिरसा के अंदर बेटियों को प्रमोट करती हैं। और इसे प्यारे बच्चों ये जिम्मेदारी मिली थी कब? वर्ष 2018 से, वर्ष 2018 से, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे। अब सविता पुनिया जो है ये आप लोगों को पता ही होगा, गेम तो कौन सा होगा? हॉकी होगा। जब बार बार मैं हॉकी चिल्ला रहा हूं, और हॉकी के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या संभालती है? गोलकीपर हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम में ये क्या है? गोलकीपर हैं। अब की बार टोक्यो ओलंपिक के अंदर बहुत गोल होने से बचाए हैं मेरे बच्चों इस सविता पुनिया ने। ठीक है, इसके खेल से सारे के सारे भारतवासी प्रभावित हुए। और 2021 के अंदर खेले गए टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, 2020 के अंदर आयोजन होना था, लेकिन 2021 में हुआ कोरोना के चलते। मेरे बच्चों सविता पुनिया को एक नया नाम मिलता है जब ये गोल रोकने में सफल होती है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किस हरियाणवी महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? आप बोलेंगे मेरे बच्चों सविता पुनिया को जाना जाता है।
द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्रिकेट के अंदर द्रविड़ को बोला जाता है, तो हॉकी के अंदर आपको ध्यान रखना है आज से सविता पुनिया को, और कभी ना कभी ये पेपर के अंदर पूछा जाएगा। और बाकी बच्चों के लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन जिन्होंने ये क्लास देखी होगी, अटेंड की होगी, उसके लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा। हम एक एक क्वेश्चन को पेपर से पहले ही डिस्कस करेंगे। तो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया मेरे बच्चों, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? इसी को पुकारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है सविता पुनिया। तमाम बातें सविता पुनिया की जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। फिर एक और हॉकी का जबरदस्त खिलाड़ी प्यारे बच्चों में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होगा सरदारा सिंह। क्या होगा? सरदारा सिंह। सरदारा सिंह का जन्म भी मेरे बच्चों यहीं पर सिरसा के अंदर हुआ। सिरसा के अंतर्गत आने वाली रानिया तहसील के संत नगर के अंदर पैदा हुए बच्चों सरदारा सिंह, जिन्होंने 8 साल तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी भी संभाली और 2018 के अंदर संन्यास लिया। वर्तमान में डीएसपी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हरियाणा के अंदर कार्यरत हैं सरदारा सिंह मेरे बच्चों। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न भी बच्चों इनको दिया गया, पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया। जल्दी से एक बार नोट कीजिएगा, फिर तमाम बातें सरदारा सिंह के बारे में हम करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलेगा, नोट कर चुके होंगे आप। नाइनटीन 1986 के अंदर पैदा हुए संतनगर रानिया तहसील सिरसा जिले के अंदर सरदारा सिंह के बारे में बातें बताने वाला हूं बच्चों। तो दूसरा जो व्यक्तित्व होगा वो होगा हमारा सरदारा सिंह। ठीक है, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो जन्म याद रख लोगे तो बच्चों मजा ही आ जाएगा। 1986 संतनगर रानिया, कहां पर? सिरसा। बच्चों ये जो रानिया है इसका पुराना नाम ध्यान रख लेना, राजबपुर रहा। राजबपुर रहा, ठीक है। इस रानिया के अंदर एक विद्रोह भी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ था मेरे बच्चों रानिया के अंदर। बाकी हिस्ट्री जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो सारे विद्रोह मैं बताऊंगा क्यों हुए थे, रीजन क्या था वो भी पढ़ेंगे। 1818 के अंदर ये विद्रोह हुआ था बच्चों रानिया के अंदर, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जाम्बित खान ने। जाम्बित खान ने बच्चों अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और उसके बाद अंग्रेजों और जाम्बित खान के बीच हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। 1857 की क्रांति में भी प्यारे बच्चों रानिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और 1857 की क्रांति में यदि हम बात करें यहां से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है, नूर मोहम्मद खां थे। नूर मोहम्मद खां थे, ठीक है, बिल्कुल। यदि हम बात करते हैं सरदारा सिंह की, तो बच्चों हॉकी, पुरुष हॉकी टीम के ये क्या रहे? कैप्टन भी रहे। और इन्होंने पुरुष हॉकी टीम की जो कप्तानी संभाली वो 8 साल, वर्ष 2008 से लेके वर्ष 2016 तक। 2018 में हॉकी से प्यारे बच्चों संन्यास लेने का काम किया। एक लंबा कैरियर इनका रहा। हॉकी से मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने क्या लिया? संन्यास लिया, ठीक है। 2012 के अंदर अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित किए गए। तो कुछ उपलब्धियां ध्यान रखना है। 2012 में अर्जुन अवार्ड,
बच्चों 2015 में देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से भी नवाजे गए। और 2017 के अंदर खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से भी इन्हें नवाजा गया, जिसका नाम अब ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न से भी मेरे बच्चों इन्हें जाना गया है, ये पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, यौन शोषण के भी मामले लगे, और जिस लड़की ने यौन शोषण के मामले प्यारे बच्चों इनके ऊपर लगाए थे, उसी के साथ सरदारा सिंह को बाद में शादी भी करनी पड़ी थी, ध्यान रखेंगे। तो कुछ बुरा दौर भी इनकी जिंदगी में आया था, लेकिन अब बहुत शांत और जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी है सरदारा सिंह, सिरसा से ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट व्यक्तित्व की। हाँ, सरदारा सिंह ने पंजाबी गानों में भी प्यारे बच्चों काम किया है, और गल्ला करियां करके एक सॉन्ग है जिसमें सबसे पहले सरदारा सिंह ने मेरे बच्चों एक्टिंग करने का काम किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो व्यक्ति तो यहां से आते हैं वो है चौधरी देवीलाल। पूरा भारत प्यारे बच्चों, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बच्चों। ठीक है, चौधरी देवीलाल के बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा नामक गांव सिरसा के अंदर हुआ था। 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर बच्चों। उसके बाद चौटाला नामक गांव के अंदर जाकर इन्होंने खेतीबाड़ी क्या की थी, शुरू की थी, इसलिए प्यारे बच्चों इन्हें चौटाला के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। चौटाला गांव से इनकी ज्यादा पहचान है, ध्यान रखेंगे ना। लेकिन इनका जन्म तेजाखेड़ा के अंदर हुआ था। मृत्यु की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी, और इनको यमुना नदी के किनारे दफना दिया गया था, और जहां दफनाया गया होगा वहीं पर इनकी क्या बनेगी, समाधि बनेगी। तो इनकी समाधि का नाम आपको ध्यान रखना है, और इनकी समाधि का नाम है संघर्ष घाट। कौन सा घाट? संघर्ष घाट। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है उन्हीं के नजदीक प्यारे बच्चों इनकी भी समाधि है, यमुना नदी के किनारे, और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था, ध्यान रखेंगे ना। और संघर्ष घाट इनकी समाधि का नाम है बच्चों। चौधरी देवीलाल के बारे में हम बात करें तो हरियाणा के ये 2 बार क्या बने थे, सीएम बने थे। हरियाणा में ये 2 बार क्या बने थे मेरे बच्चों, मुख्यमंत्री बने थे। और इन 2 बार की हम बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 5वीं विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 1977 के अंदर, और हरियाणा में पहली बार कांग्रेस की सरकार गई थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 1977 से लेके 1979 तक हरियाणा के पहली बार सीएम रहे थे। 1987 से लेके बच्चों 89 तक ये दूसरी बार सीएम रहे थे। जब दूसरी बार सीएम बने थे तो हरियाणा से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया सा कर दिया था। 90 में से 85 सीटें प्यारे बच्चों दिलाने का काम किया था अपनी पार्टी को देवीलाल ने, और देवीलाल का कद डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा था मेरे बच्चों। और 1987 के अंदर ही चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के बूढ़ों को खुश करने का काम किया, और प्रदेश में सबसे पहले 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की बच्चों। तो प्रदेश में सबसे पहले 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले नेता भी कौन है? आज चौधरी देवीलाल हैं। प्रदेश में सबसे पहले 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन, बताया जाता है कि किसी गांव में गए हुए थे चौधरी देवीलाल, जो एक उम्र दराज बच्चों नेता थे। ठीक है, 1977 के अंदर जब पहली बार सीएम बने थे, तो आज तक हरियाणा की राजनीति के अंदर बच्चों ये रिकॉर्ड है, जो सबसे ज्यादा उम्र में आज तक व्यक्ति सीएम बना है हरियाणा का, वो चौधरी देवीलाल ही है बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी उम्र में सीएम बनने का जो रिकॉर्ड है वो मात्र 41 साल की उम्र में गोलागढ़ नामक गांव भिवानी के अंदर पैदा हुए 1927 के अंदर चौधरी बंसीलाल को जाता है। तो सबसे उम्र में सीएम बनने वाले व्यक्ति कौन है? देवीलाल हैं। तो बूढ़े तो ये थे ही, उम्रदराज नेता थे, तो कोई बूढ़ा आके इनके आगे रोना शुरू कर देता है कि मेरे बहू बेटों के द्वारा मेरे को परेशान किया जाता है, खाना भी नहीं दिया जाता है समय पे, तो आपके राज में
बूढ़ों की हालत बहुत बेकार है। ठीक है बच्चों, चौधरी देवीलाल एक बहुत दूर सोच के आदमी थे और इन्होंने सोचा कि समाज के अंदर सबसे बड़ा क्या है, पैसा ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बूढ़ों को आज के बाद कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बूढ़ों के साथ आज से ही पैसे जोड़ता हूं। और 100 रुपए से प्यारे बच्चों ये शुरुआत की गई थी। आज बुढ़ापा पेंशन आप देखिएगा 2,500 हो चुकी है और 2,500 बुढ़ापा पेंशन हो चुकी है। तो कोई भी बूढ़ा प्यारे बच्चों आपको नाराज नजर नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अब बूढ़ों में भी अब एटीट्यूड आ चुका है, क्यों? क्योंकि 2,500 रुपए मिलते हैं बच्चों, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन लागू करने का श्रेय भी किसे जाता है? चौधरी देवीलाल को जाता है। ठीक है, 1988 के अंदर हरियाणा में किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी बच्चों चौधरी देवीलाल ने किया था। 1988 में प्रदेश के किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ इन्होंने ही किया था। बच्चों बुढ़ापा पेंशन लागू करने वाला हरियाणा भारत के अंदर पहला राज्य बना था, ये ध्यान रखना। ठीक है, बुढ़ापा पेंशन लागू करने वाला हरियाणा भारत के अंदर पहला राज्य बना था। बच्चों 87-88 के अंदर ये दो बड़े काम किए तो पूरे भारत के अंदर इनके कामों की चर्चा हुई। 1989 के अंदर बच्चों ये देश के उप प्रधानमंत्री बने और 89 से लेके 91 तक लगातार बच्चों ये उप प्रधानमंत्री रहे। कितनी बार? 2 बार। और हरियाणा से एकमात्र ऐसी शख्सियत है चौधरी देवीलाल जो देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति तो जो देश के 2 बार क्या बने बच्चों? उप प्रधानमंत्री। नमक की पुड़िया खरीदने के कारण इनको स्कूल से भी प्यारे बच्चों बचपन में निकाला गया था, है ना। बचपन से ही प्यारे बच्चों देशभक्ति की भावना इनके अंदर भरी हुई थी। चौधरी देवीलाल सीएम बनने से पहले क्या थे? एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कई बार बच्चों जेल भी गए थे। महेंद्रगढ़ के अंदर एक किले के अंदर भी कई दिनों तक इनको कारावास में रखा गया था। ठीक है, तो हरियाणा से एकमात्र हैं जो देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बने और 2 बार ये उप प्रधानमंत्री भी बने। कब से कब तक मेरे बच्चों? 1989 से लेके 90 तक और 1990 से लेके 91 तक। ठीक है, जब 2 बार उप प्रधानमंत्री बने तो सीधी सी बात है कि इनके पास कोई ना कोई तो पद होगा, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी था तो इसने पद भी कौन सा लिया? कृषि वाला। तो ये 2 बार कैबिनेट कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ये 2 बार कैबिनेट कृषि मंत्री भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। तो चौधरी देवीलाल के बारे में इतनी बातें ध्यान रखोगे, रखनी पड़ेंगी, नौकरी लेनी है। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध नारा था, इनका जो नारा था वो भी आपको ध्यान रखना है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक राज, लोक राज का मतलब है जहां पर भी लोक वर्ड हो उसका अर्थ लोग होता है। लोगों के ऊपर जो राज होगा वो लोगों की इज्जत करने के साथ चलेगा। लोक राज लोक लाज से बच्चों चलता है, ये इनका प्रसिद्ध नारा होता था, ध्यान रखेंगे ना। ये इनका क्या होता था? प्रसिद्ध नारा होता था। चौधरी देवीलाल को कई नामों से पुकारा जाता है बच्चों। चौधरी देवीलाल को कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है क्योंकि उम्र में बूढ़े थे। राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। सलाह वगैरह बहुत ज्यादा दिया करते थे ये। ठीक है, एक बार इसी सलाह के चक्कर में बच्चों बंसीलाल ने इनको अपनी गाड़ी से उतार दिया था और बीच सड़क पर ये अकेले पड़ गए थे। ठीक है, क्योंकि सलाह देने की आदत थी बच्चों। बूढ़े जो लोग होते हैं वो सलाह देते हैं लेकिन आज के युवा उनकी सलाह मानने को तैयार नहीं है। तो सेम सिनेरियो पहले भी होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे, इन्हें किंग मेकर के नाम से भी पुकारा जाता है। किंग मेकर के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखेंगे इन्हें ताऊ भी कहा जाता है, ताऊ। और इन्हें जननायक भी कहा जाता है। किसानों का मसीहा बच्चों हम बोल सकते हैं
लेकिन किसानों का मसीहा हम सबसे पहले छोटू राम को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटू राम को। किसानों के लिए इन्होंने भी काम किए, लेकिन किसानों का मसीहा जो है, जिन्होंने किसानों के लिए कानून बनवाने का काम किया था, मार्केटिंग बोर्ड का गठन करवाया था, वो श्रेय जाता है छोटू राम को। तो किसानों का मसीहा हमें छोटू राम को बोलना है, ठीक है। हालांकि कुछ किताबों के अंदर आपको किसानों का मसीहा देवीलाल मिलेगा, लेकिन देवीलाल को नहीं बोलेंगे। किसानों का मसीहा हम किसे बोलेंगे मेरे बच्चों? हम छोटू राम को बोलेंगे, ठीक है। तो ये चौधरी देवीलाल के बारे में बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट व्यक्तित्व की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साथ के साथ शेयर भी करते रहा करो, संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, हरियाणा वालों के लिए नया चैनल जरूर है। वैसे बहुत पॉपुलर एकेडमी है जेबी क्लासेस बच्चों, ठीक है। श्रीगंगानगर साइड के किसी बच्चे से आप डिस्कस करना, बहुत जबरदस्त काम कर रही है बच्चों के लिए, और बहुत सिलेक्शन बैंकिंग सेक्टर के अंदर देने का काम किया है। और अब की बार बीड़ा उठाया है हरियाणा को लेकर बच्चों की, एचएसएससी के अंदर भी हम बेहतर क्वालिटी देंगे हरियाणा के बच्चों के लिए, ठीक है। और बहुत जल्द सिरसा के बच्चों के लिए सौगात मिलेगी, और लगातार आप मेरे से हरियाणा जी के आप पढ़ते हुए आप प्यारे बच्चों नजर आओगे। सिरसा वालों ध्यान रखेंगे ना? तो बिल्कुल चलिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कुछ और व्यक्ति तो पढ़ते हैं, जैसे मेरे बच्चों सुनील ग्रोवर। अब सुनील ग्रोवर के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसका जन्म वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ है वो बताया जाता है डबवाली के अंदर। और डबवाली जहां हंटर जीप हमने बनाई थी, डबवाली कहाँ है सर? सिरसा के अंदर है। कहाँ है? सिरसा के अंदर है। सुनील ग्रोवर कौन है मेरे बच्चों? ये प्रसिद्ध कॉमेडियन है। और ये हाईलाइट हुए कौन से किरदारों से? कपिल शर्मा शो के अंदर डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदारों से। डॉक्टर गुलाटी व गुत्थी जैसे किरदारों से बच्चों, ठीक है। गुत्थी तो जानते होंगे, जो साड़ी में आती थी, तुम उसे लड़की तो नहीं समझते थे, वो अपने डबवाली का सुनील ग्रोवर था, ठीक है, जिसने आधा समय साड़ियों में ही गुजार दिया बच्चों, है ना। बिल्कुल, सुनील ग्रोवर डॉक्टर गुलाटी व गुत्थी जैसे किरदारों से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम व्यक्तित्व की बात करेंगे, शंकर जादूगर। बच्चों शंकर जादूगर का संबंध कहां से है सर? एलनाबाद से। अब एलनाबाद कहाँ हुआ सर? सिरसा के अंदर। मेरे बच्चों ये जो एलनाबाद है, इसका पुराना नाम याद रखना है आपको, इसे खड़ियल के नाम से जाना जाता है। सिरसा के डीसी हुए JH ओलिवर, उन्होंने ही इस खड़ियल को प्यारे बच्चों आबाद किया। जब सिरसा के अंदर बाढ़ आई थी घग्गर नदी में, तो सिरसा के लोगों को यहां से निकालकर JH ओलिवर इस ऊंचे क्षेत्र में ले गया था, और यहीं पर लोग फिर बाद में बस गए थे। और बसते बसते इस क्षेत्र का नाम JH ओलिवर ने अपनी पत्नी एलना के नाम पर क्या रख दिया था? एलनाबाद रख दिया था। ध्यान रखेंगे ना। तो इसका पहले नाम खड़ियल होता था, ये ऊंचा क्षेत्र होता था जहां पर सिरसा में बाढ़ आने के बाद सिरसा के जिला उपायुक्त JH ओलिवर के द्वारा यहां से लोगों को निकाल के इस ऊंचे टिल्ले पर ले जाया गया था। और बच्चों उनकी पत्नी का नाम था एलना, इसलिए ये कहलाता है एलनाबाद। और शंकर जादूगर आते हैं अपने एलनाबाद से, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे गोपीचंद भार्गव की। स्वतंत्र भारत के अंदर पंजाब के पहले सीएम हुए गोपीचंद भार्गव, इनका संबंध भी कहां से है सर? सिरसा से है। गोपीचंद भार्गव भी कहां से आते हैं? सिरसा से आते हैं। और स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम है मेरे बच्चों। आज स्वतंत्र भारत में पंजाब के क्या है? प्रथम सीएम है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे चांदबाई की। सिरसा से ही नाता रखती है चांदबाई। हरियाणा से प्रथम महिला जेल सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है चांदबाई सिरसा को। हरियाणा से प्रथम महिला जेल सत्याग्रही। बच्चों प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही जिसे हम बोलेंगे, वो पलवल के अंदर पैदा हुए राय बहादुर लाला मुरलीधर हैं, ठीक है। महिला जेल सत्याग्रही कौन होंगी? चांदबाई होंगी।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहां से आप प्रोफेसर गणेशी लाल 2018 वर्ष 2018 से प्यारे बच्चों त्रिपुरा के गवर्नर बने हुए हैं गणेशी लाल, सॉरी उड़ीसा के, वर्तमान में कहाँ के, उड़ीसा के। त्रिपुरा के नहीं, त्रिपुरा के सुल्तान सिंह बने थे बच्चों, सोनीपत के रहने वाले है ना, तो सुल्तान सिंह दिमाग में घूम गया था, ध्यान रखेंगे। ये वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा के अंदर चल रही है बच्चों। वर्ष 2018 से ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। आप प्रोफेसर गणेशी लाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा, अब पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा मेरे बच्चों कहां से आती है सर, इसी सिरसा से आती है। पंजाबी सिंगर और पंजाबी अभिनेत्री रुपिंदर हांडा का संबंध भी सिरसा से है मेरे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा प्लेबैक सिंगर हैं, ये भी सिरसा से आते हैं। प्लेबैक सिंगर हैं, ये भी सिरसा से आते हैं। और इनका एक गाना यूट्यूब पर बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था, गाने का नाम था तूने मेरे जाना, तूने मेरे जाना, ध्यान रखेंगे। एम्प्टीनेस, खालीपन उस एल्बम का नाम था और उसी एल्बम का ये गाना है तूने मेरे जाना, जिन्होंने मेरे बच्चों यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड तोड़े थे, ठीक है। बहुत हाईलाइट ये क्या रहा था, आपका गाना रहा था तूने मेरे जाना। देखो बच्चों ने छाप दिया है तूने मेरे जाना, तो इसका मतलब गाने वाने बहुत सुनते हो बच्चों तुम, ठीक है, बहुत सुनते हो तुम, ठीक है। चलेगा, एक दो व्यक्ति तो और बता दूं फिर तुम बोलो तो, उसके बाद क्लास कर लेंगे अपनी कंप्लीट ये, और सिरसा जिला हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। बस तीनों की तीनों क्लास को देख डालना, फिर सिरसा आपको परेशान पेपर में नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक दो व्यक्ति तो और बता देता हूं, मेरा मन है कि तुम्हें और बताऊं एक दो व्यक्ति तो, ठीक है। जैसे तुमने नाम नहीं सुना होगा वो मैं सुनाऊंगा, जो आपने सुन रखा होगा उसका तो फायदा ही नहीं है मेरे बच्चों। जो तुम्हें आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ नया सीख पाए, है ना। हरी सिंह दिलबर मेरे बच्चों, हरी सिंह दिलबर का जन्म तो हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन ये सिरसा में आकर बस गए थे बंटवारे के बाद। और हरी सिंह दिलबर जो हैं ये पंजाबी कवि हैं मेरे बच्चों, आप पंजाबी कवि व लेखक। अब इनका निधन हो चुका है हरी सिंह दिलबर का, ठीक है। हरी सिंह दिलबर का क्या हो चुका है मेरे बच्चों, निधन हो चुका है, ठीक है। चलिएगा एक और सिंगर मैं आपको बताता हूं, जसविंदर बराड़। देखो कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जसविंदर बराड़, है ना बच्चों। ये पंजाबी सिंगर है। पहली बात तो ये लड़की है, ध्यान रखेंगे। अब लड़की बता दिया है तो जरूर इसके गाने सुनेंगे, मेरे को पता है तुम्हारा, ठीक है। जसविंदर बराड़ मेरे बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, इसे फोक क्वीन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा की कौन सी पंजाबी सिंगर को फोक क्वीन, लोक रानी के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों। देखिएगा बिल्कुल नए नए क्वेश्चन, तरोताजा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो लोक रानी के नाम से जाना जाता है जसविंदर बराड़ को, ठीक है। इतने से व्यक्ति तो मेरे बच्चों याद कर लेने हैं, और सिरसा जिला हुआ हमारा कंप्लीट। कल हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ, और प्यारे बच्चों कल फिर आप मिलेंगे मेरे को 8 बजे जेबी क्लासेस पर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। अब खाना वगैरह खाइएगा, और दोबारा से बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक सिरसा के 2 पार्ट नहीं देखे हैं उनको देखिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।